हेलो फ्रेंड्स। आज हम करने लगे हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इकोनॉमिक्स की 9th की बुक है, उसमें चैप्टर 4 है। ये पंजाब बोर्ड में भी है, सीबीएसई में भी है और एनटीएससी के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। काफ़ी क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। तो फर्स्ट आ गया कि फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है? फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल द पीपल एट ऑल द टाइम्स। उसको हम कहते हैं फूड सिक्योरिटी। तो 3 की वर्ड्स है इसमें, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। अब तीनों का मीनिंग हम लोगों को पता होना चाहिए करके। मीनिंग में आ गया कि जो फर्स्ट आ गया अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब आ गया कि जो एक देश में पूरी प्रोडक्शन हुई है और उसके अलावा जो हम बाहर से इंपोर्ट किए हैं और जो प्रीवियस ईयर का स्टॉक है हमारा, सबको मिला के जो भी फूड अवेलेबल है, तो दैट इज कॉल्ड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। सेकेंड टर्म है एक्सेसिबिलिटी। अब अवेलेबल होने से कुछ नहीं होएगा, फूड शुड बी एक्सेसिबल। ठीक है, इट मीन्स विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन। फूड होगा तो ही हम कहेंगे कि इसे अवेलेबिलिटी। तो थर्ड आ गया हमारा अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी मीन्स कि ओके, एक्सेसिबल भी है और उसके बाद अवेलेबल भी है, लेकिन अफोर्डेबल नहीं है, इतना महंगा कि लोग उसमें पीपल डोंट हैव मनी टू बाय द सफिशिएंट सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। तो इसका मतलब फिर उसका कोई फायदा नहीं है। सो फूड सिक्योरिटी में ये जो 3 वर्ड है वो हमने कर लिए। तो उसके बाद आता है कि फूड सिक्योरिटी, इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी। ये कैसे होएगी? फूड सिक्योरिटी हम कैसे इंश्योर करेंगे? ये हम करेंगे कि व्हेन इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्संस। सबके लिए काफ़ी फूड अवेलेबल है। पर्संस हैव द कैपेसिटी टू बाय जो एक्सेप्टेबल क्वालिटी, जितने भी उनको अच्छी क्वालिटी फूड है वो दे शुड हैव कैपेसिटी टू बाय। एंड उसके बाद आ गया कि देयर आर नो बैरियर्स ऑन एक्सेस ऑफ फूड। ऐसा नहीं कि खाली अमीरों को फूड मिले, गरीबों को ना मिले। अगर सारा कुछ ये हो रहा है तो इट मीन्स फूड सिक्योरिटी हमारी इंश्योर्ड होगी। ये फूड सिक्योरिटी की जरूरत क्यों है? फूड सिक्योरिटी की जरूरत है कि पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, उनको खाने के लिए नहीं है करके, और कभी नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं और क्लाइमेटीज आ जाती हैं, या कभी क्रॉप फेलियर्स हो गए। तो इन सभी सिचुएशन से निपटने के लिए तो वी नीड फूड सिक्योरिटी, कि फूड सिक्योरिटी हमारी होनी बहुत जरूरी है। अब ये होता है कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो हाउ ड्रॉट अफेक्ट्स द फूड सिक्योरिटी। ड्रॉट मीन्स यहाँ कुछ भी क्लैमिटी आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, क्लैमिटी आ गया, कुछ मुश्किल आ गई, तो तब क्या होगा? अगर सपोज ड्रॉट हो जाता है या कोई क्लैमिटी आ जाती है, फ्लड्स आ गए, कुछ हो गया, तो जब ऐसा होता है तो टोटल फूड प्रोडक्शन, जो फूड प्रोडक्शन है, ग्रेन्स की फूड प्रोडक्शन, वो डिक्रीज कर जाएगी करके। अगर फूड प्रोडक्शन डिक्रीज करेगी तो शॉर्टेज हो जाएगी, फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो जाएगी। अगर फूड शॉर्टेज होएगी तो फूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है सॉरी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो इट मींस सम पीपल दे कैन नॉट अफोर्ड टू बाय फूड। तो फूड क्या आ जाएगी? फूड इनसिक्योरिटी आ जाएगी। अब अगर हम देखें कि अगर फूड की इनसिक्योरिटी आ जाती है, फूड कम मिलना शुरू हो जाएगा, अगर फूड पीपल वोंट एबल टू बाय, तो इफ दिस कैलेमिटी हैपन्स फॉर ए वेरी वाइड एरिया or for a long time, so we call it as a situation of starvation. Starvation आप कह सकते हो कि भूख मरी। तो भूख मरी, भूख से लोग मरने शुरू हो जाते हैं। तो इट मीन्स अगर फूड प्रोडक्शन कम होने से काफ़ी देर फूड प्रोडक्शन कम रहती है, लोगों को फूड नहीं मिलता है फॉर ए लॉन्ग पीरियड, तो इट कॉज ए सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन। अब ए मैसिव स्टारवेशन में टर्न इनटू फेमाइन। अब फेमाइन क्या हो गया? फेमाइन ये होता है कि इज कैरेक्टराइज्ड बाय वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू स्टारवेशन एंड एपिडेमिक्स कॉज्ड बाय द फोर्स यूज ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर। इट मीन्स कि जब लोग भूख से मरना शुरू हो गए करके, ठीक है, तो काफ़ी लोग मरेंगे। तो जब भूख से, स्टारवेशन से बहुत ज़्यादा लोग डेथ्स होती हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं फेमाइन। और उसके बाद डेथ होएंगी, तो जब अनहाइजीनिक कंडीशन होएंगी और पानी अवेलेबल नहीं होएगा अच्छे वाला, कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड अवेलेबल होएगा, तो और भी ज़्यादा बीमारियाँ फैलेंगी और भी ज़्यादा लोग मरेंगे। तो जब इस तरह से जो भूख के कारण, स्टारवेशन के कारण काफ़ी लोग मरते हैं, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड फेमाइन। उसको हम कहते हैं फेमाइन। ए मैसिव स्टारवेशन में टर्न इनटू ए फेमाइन। जब ज़्यादा स्टारवेशन होएगी तो वो फेमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इंडिया में जो सबसे मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन जो आया है, वो आया है फेमाइन ऑफ बंगाल इन 1943। पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, विच आर द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन।
ever happened in India. So it was famine of Bengal in 1943. Around 30 lakh people were killed in province of Bengal. तो 1943 से पहले मतलब उसमें जो बांग्लादेश वाला पार्ट है और ये बंगाल वाला पार्ट है, वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल इकट्ठे थे, तो अराउंड 30 लाख पीपल मरे हैं उसमें बंगाल में। तो सबसे डेंजरस फमाइन हमारा रहा है। फिर उसके बाद आ गया कि जो ये तो ठीक है कि नथिंग लाइक बंगाल फमाइन हैज हैपेंड एवर इन इंडिया अगेन, ऐसा तो हमारा कभी दोबारा हुआ नहीं करके। लेकिन क्या है कि फिर भी अभी हम देखें कि फूड इनसिक्योर ग्रुप्स बहुत ज़्यादा है। अब वर्स्ट फूड अफेक्टेड जो लोग हैं वो कौन कौन से वाले हैं? जो लैंडलेस पीपल हैं, जिन पर लैंड नहीं है, ट्रेडिशनल आर्टिशंस आ गए, ठीक है। अब उसमें आ गया पैटिमिस स्मॉल सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स आ गए, होमलेस लोग आगे करके, फैमिलीज, ठीक है, जो इल पेड वर्क ऑक्यूपेशन में काम करते हैं, जो घटिया छोटे स्मॉल काम करते हैं, SCs और OBCs जो लो कास्ट के लोग हैं वो हो गए, माइग्रेंट्स हो गए, वेमेन हो गई, चिल्ड्रन हो गई। तो ये सारे लोग क्या है, सो दे आर फूड इनसिक्योर ग्रुप्स, जिनके पास फूड की हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है। अब स्टेट्स हैं कि हमने पहले ही पढ़ा कि जो बंगाल जैसा फमाइन दोबारा तो नहीं हुआ, लेकिन स्टिल 2-3 प्लेसेस हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ करके कि एक प्लेसेस लाइक कालाहांडी एंड काशीपुर, ध्यान से सुनना, आप लोगों के पेपर में आ जाता है। प्लेसेस लाइक कालाहांडी एंड काशीपुर, ये कहाँ पे? इन उड़ीसा। वहाँ पे फमाइन लाइक कंडीशंस अभी भी एग्जिस्ट कर देती हैं कभी कभी। फिर आ गया कि स्टारवेशन डेथ्स आर आल्सो रिपोर्टेड इन बैरन, BARAN, बैरन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, तो वहाँ पे। फिर पलमाओ डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो 3 जगह आ गई, कालाहांडी एंड काशीपुर इन उड़ीसा, फिर उसके बाद आ गया बैरन डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान और पलमाओ डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। यहाँ पे है कि ये 3 जगह है जहाँ पे स्टिल फूड इनसिक्योरिटी है एंड पीपल डाई जस्ट बिकॉज ऑफ फमाइन। फिर आ गया कि एक टर्म है हंगर। हंगर इज अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फूड सिक्योरिटी। हंगर मीन्स कि नेचुरल हंगर मीन्स बताए, हम कहते हैं भूख है। तो जनरली आ गया कि हंगर 2 तरह की आती है, आपकी जो बुक में है कि हंगर 2 तरह की है, एक क्रॉनिक हंगर है, एक सीजनल हंगर है। क्रॉनिक हंगर होता है कि जब इनएडिक्वेट डाइट फॉर लॉन्ग टाइम के लिए लोगों को जो प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, ठीक है, पुअर पीपल दे सफर फ्रॉम क्रॉनिक हंगर, और जब लॉन्ग टाइम के लोगों को खाना नहीं मिलता है तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक हंगर। और जो दूसरी होती है सीजनल हंगर, और स्पेशली ड्यू टू एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, रूरल एरिया में स्पेशली होता है, व्हेन ए पर्सन इज अनेबल टू गेट वर्क फॉर एंटायर ईयर, तो जहाँ काफ़ी देर के लिए उसको काम नहीं मिलता है, तो फिर क्या है कि वो भूखा रहता है सीजन टू सीजन, या एग्रीकल्चर जब सीजन है तब तो उसको काम मिल गया, वो खाना खा रहा है, और जब उसमें सीजन एग्रीकल्चर सीजन नहीं है, जैसे सीजन मेन कब होता है? जब क्रॉप्स लगानी होती है या काटनी होती है, बीच का बड़ा टाइम होता है, वो तो सीजन नहीं होता है, तो लोगों को काम नहीं मिलता है, तो तकरीबन वो भूखे रहते हैं। तो दिस टाइप इज कॉल्ड सीजनल हंगर। भूखे इन द सेंस कि प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, जो पूरी डाइट है वो नहीं मिलती है, तो इट इज कॉल्ड सीजनल हंगर। तो हंगर 2 तरह के आ गई, क्रॉनिक हंगर एंड सीजनल हंगर आ गया। फिर इंडिया ने जो सेल्फ सफिशिएंसी अटेन करने के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने काफी स्टेप्स लिए हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था ग्रीन रेवोल्यूशन। अब 1 मार्क्स में आया था कि ग्रीन रेवोल्यूशन है क्या, तो हम लोगों ने HYV सीड्स, फुल फॉर्म क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स, वो यूज किए हम लोगों ने, और केमिकल फर्टिलाइजर यूज किए, और इरिगेशन फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की। तो उससे क्या हो गया? फूड की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई। So due to use of all modern methods, the production of food grains increased. So this extraordinary increase in the production of food grains, it is called green revolution. अब जो उस समय ये it happened in 1960s, 60 late 60s, 68, 1969 तब की बात है। फिर उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उन्होंने एक जो ग्रीन रेवोल्यूशन के ऊपर स्टैम्प रिलीज की थी, ठीक है। इन जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी शी रिलीज स्टैम्प ऑन व्हीट रेवोल्यूशन। तो जो व्हीट बहुत प्रोडक्शन बढ़ी थी, हम उसको कहते हैं व्हीट रेवोल्यूशन, वो स्टैम्प भी उन्होंने रिलीज की थी। फिर हम लोग देखते हैं कि ये कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे फूड ग्रीन रेवोल्यूशन आई है। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, स्पेशली पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। अगर पेपर में वो आता है तो सबसे ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन अफेक्टेड एरियाज तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी।
और जो लो ग्रोथ वाले एरियाज आ गए बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन ने ज़्यादा फैक्टर नहीं किया करके, प्रोडक्शन ज़्यादा ग्रेन्स की नहीं बढ़ी है। फिर एक एक जो नई टर्म है आप लोगों के लिए, वो है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या होता है कि बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स, नेमली जो मेनली है जो व्हीट एंड राइस, इट इज प्रोक्योर्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू एफसीआई। एफसीआई मीन्स फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मतलब ये कि जो गवर्नमेंट है वो फार्मर से फूड परचेज करती है, ठीक है, तो उसको गोडाउन्स में रखती है। सो जो गोडाउन्स में हम एज ए स्टोर करके रखते हैं जो फूड ग्रेन्स, उसको हम कहते हैं बफर स्टॉक। अब इसमें जो कुछ टर्म्स हैं जो आप लोगों को, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स विच यू शुड नो, वो पेपर में आनी है। 5-6 टर्म्स है मैं बताने लगा हूँ, उसमें से 1-2 टर्म्स पेपर में आनी है। एक तो बफर स्टॉक हमने कर लिया, किसी स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स मेनली व्हीट एंड राइस प्रोक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब आगे एफसीआई क्या है? एफसीआई मीन्स फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म है, ये गवर्नमेंट की एजेंसी है जो फूड ग्रेन्स परचेज करती है। किससे परचेज करती है? फार्मर से। अब जो फार्मर से फूड ग्रेन परचेज करती है और जहाँ पे सरप्लस फूड ग्रेन्स है, स्पेशली पंजाब हरियाणा, तो एफसीआई मतलब गवर्नमेंट की एजेंसी है, वो फार्मर से फूड ग्रेन परचेज करती है एट प्री अनाउंस प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स। सो दिस प्री अनाउंस प्राइस इज कॉल्ड एमएसपी। एमएसपी की फुल फॉर्म आ जाती है, वो क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब ये क्या होता है? ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कि वीट हम लोग कब उगाते हैं, वीट हम उगाते हैं जैसे दिवाली दशहरा मना के, फिर उसके बाद हम लोग नवंबर में हम लोग वीट ग्रो करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या है कि सितंबर अक्टूबर में ही वीट के प्राइस अनाउंस कर देती है, पहले ही उगाने से पहले ही, कि आप लोग जो वीट उगा रहे हो वो हम इस रेट पे लेंगे। दैट प्री अनाउंस प्राइस इज कॉल्ड एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इट इज डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट एवरी ईयर बिफोर द सोइंग सीजन to provide benefits to the farmers so that they can grow more and more crops. फिर do you know कि why buffer stock is created? Buffer stock mainly create होता है कि this is done to distribute food grains, ठीक है, in the deficit areas and among the poor people at lower price than the market price. तो it means जो गवर्नमेंट पुअर लोगों को, जहाँ पे फूड ग्रेन्स बहुत कम होते हैं, उनको फूड ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करती है एट लेस प्राइस देन द मार्केट। सो दैट लेस प्राइस देन द मार्केट इज कॉल्ड इशू प्राइस। फॉर एग्जांपल अब शुगर है, शुगर का रेट अगर प्राइस अगर हम कहें 40 रुपीज़ है दुकान के ऊपर, आम सिंपल दुकान के ऊपर या किसी मॉल से हम लेते हैं, ठीक है, और ग्रोसरी स्टोर से लेते हैं, तो 40 रुपीज़ kg है। और सेम जो उसका अगर प्राइस हम देखेंगे, शुगर का प्राइस अगर हम वो गवर्नमेंट की शॉप से लेंगे, गवर्नमेंट की जो शॉप होती है जिसके थ्रू गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसका उस शॉप हम कहते हैं राशन डिपो। राशन डिपो भी कहते हैं, और एक वर्ड और है उसका, फेयर प्राइस शॉप्स। तो फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू जो गवर्नमेंट लोगों को ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, किसके ऊपर? प्राइस लेस देन द मार्केट। अगर 40 रुपीज़ शुगर का रेट है दुकानों के ऊपर, तो गवर्नमेंट देगी 20 रुपीज़, 15 रुपीज़ पर kg देगी। सो दैट लोअर प्राइस इज कॉल्ड इशू प्राइस। तो अगर आप पेपर में आपको डेफिनेशन आती है कि इशू प्राइस क्या होता है, इशू प्राइस वो जो प्राइस होता है विच इज लोअर देन द मार्केट, उस लोअर प्राइस के ऊपर जो गवर्नमेंट है वो गरीबों को फूड ग्रेन्स देती है। तो दिस इज कॉल्ड इशू प्राइस। गवर्नमेंट ने जो एफसीआई के थ्रू फार्मर से फूड ग्रेन परचेज किए हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर, वो फूड ग्रेन्स गरीबों को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं एट इशू प्राइस विच इज लोअर देन द मार्केट। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पेपर में ये आया था कि पीडीएस की फुल फॉर्म क्या है। पीडीएस की फुल फॉर्म है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड पीडीएस। तो पुअर लोगों को जो फूड ग्रेन्स मिलते हैं वो किसके थ्रू मिलते हैं? थ्रू द फेयर प्राइस शॉप्स, जो गवर्नमेंट के राशन डिपो होते हैं उसके थ्रू फूड ग्रेन्स मिलते हैं।
तो गवर्नमेंट ने ये पीडीएस सिस्टम जो राशन का सिस्टम है शुरू क्यों किया था? क्योंकि 1940s में 43 में हमने पढ़ा था कि बंगाल में फमाइन आ गया था, तो काफी लोग मर गए थे करके था, अराउंड 30 लाख पीपल डाइड। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या कि ऐसा कुछ दोबारा ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने गरीबों को सस्ते रेटों पे राशन पे सामान देना शुरू कर दिया है और 3 प्रोग्राम चलाए हैं। मिड 70s में गवर्नमेंट ने 3 इंपॉर्टेंट फूड इंटरवेंशन प्रोग्राम चलाए हैं। उनका नाम सुनो क्या है। नंबर 1 पीडीएस, फुल फॉर्म क्या आगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और गवर्नमेंट चलाया ICDS, वो क्या आएगा, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ये शुरू किया है गवर्नमेंट ने 1975 में। और फिर गवर्नमेंट ने एक और शुरू किया FFW, वो क्या होता है, फूड फॉर वर्क। तो ये गवर्नमेंट ने शुरू किया है ये स्कीम्स। उसके अलावा और भी स्कीम्स थी, PAP, ये सारी फुल फॉर्म लर्न करनी है। PAP मीन्स पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। एलिवेशन मीन्स रिमूवल, पॉवर्टी खत्म करने वाले प्रोग्राम। और ये सारे जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चलाए हैं किसके लिए, पॉवर्टी को खत्म करने के लिए। अब ये हमने सारा पढ़ लिया है कि FCI मेंटेन करती है, बफर स्टॉक करती है, फार्मर्स और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनसे FCI परचेज करती है, ठीक है, उनको MSP देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है, ठीक है, और फिर गवर्नमेंट्स को जो स्टेट्स को देती है इशू प्राइस, गरीब स्टेट्स गरीबों को देते हैं, किसके थ्रू देते हैं, फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू देते हैं। ये सारा सिस्टम है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स है, ठीक है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पहले तो क्या था कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो सबके लिए था, अमीर हो गरीब हो सबके लिए पीडीएस सिस्टम गवर्नमेंट ने शुरू करके रखा हुआ है। फिर बाद में गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको 1992 में गवर्नमेंट ने उसको कर दिया RPDS, रिवैम्प्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। उसमें क्या था कि गवर्नमेंट ने 1700 ब्लॉक्स कंट्री में सेलेक्ट किए। टारगेट क्या था कि टू प्रोवाइड बेनिफिट्स ऑफ पीडीएस इन द बैकवर्ड एरियाज, उनको प्रोवाइड करना जिसका बेनिफिट। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने क्या किया कि जून 1997 में गवर्नमेंट ने एक न्यू प्रोग्राम शुरू किया, इसको इम्प्रूव किया करके। उसका था नाम था TPDS। वो क्या था, फुल फॉर्म लर्न करनी है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये क्यों किया है, प्रिंसिपल क्यों किया है टू अडॉप्ट द प्रिंसिपल ऑफ टारगेटिंग द पुअर इन ऑल एरियाज। जितने भी पुअर है उनको टारगेट किया है इन ऑल एरियाज, कि जितने भी पुअर है सबको वो खाना मिलना चाहिए करके। फिर गवर्नमेंट ने 2 स्कीम्स है, फुल फॉर्म लर्न करनी है हमने। एक है AAY अंत्योदय अन्न योजना, और दूसरी है APS अन्नपूर्णा स्कीम, ठीक है। तो ये हमने नाम लर्न करने करके। तो ये आगे के ईयर्स देख लो कि कौन कौन से ईयर्स में लॉन्च की है, तो ईयर्स के नाम लर्न करना है। इट में कॉमन एग्जाम्स कि AAY कब लॉन्च हुई थी, APS कब हुई थी, या PDS कब लॉन्च हुई थी, ये हम लोगों ने लर्न करना है। बाकी कॉल में एक बार रीड जरूर आप लोगों ने कर लेने करके। फुल फॉर्म्स है नीचे दी हुई उन्होंने, ठीक है। ये APL की फुल फॉर्म क्या होती है, अबव पॉवर्टी लाइन, और BPL की ये हमने किया, ये आप देख लो कि ये आगे फुल फॉर्म APL, ये क्या हो गया, अबव पॉवर्टी लाइन, और ये क्या है BPL, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। ये फुल फॉर्म्स आप लोगों ने लर्न करनी है। फिर गवर्नमेंट हमने पढ़ी लिया कि गवर्नमेंट फूड ग्रेन्स किसको दे रही है, नीडी फैमिलीज को दे रही है एवरी मंथ एट सब्सिडाइज रेट्स, मतलब लेस रेट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये बड़ा सेंसिबल स्टेप है गरीबों की हेल्प करने के लिए करके। अब PDS के बेनिफिट क्या हो गए। PDS जब शुरू हुआ है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में शुरू हुआ करके, तो उसके बाद क्या आ गया कि जो प्राइसेस थे, जो अगर जो कोई दुकानदार अपना महंगा रेट पे बेचते हैं तो लोग कहते हैं नहीं हमें तो फिर जो गवर्नमेंट की शॉप से वहां से प्राइस से सामान लेंगे, तो प्राइस स्टेबलाइज हो गए, बहुत ज्यादा महंगे नहीं हो करके। मेक फूड अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइसेस, सस्ते रेट में सामान मिलता है तो गरीबों को सस्ते रेट में मिल रहा है, तो दे कैन अफोर्ड द फूड सिक्योरिटी हमारी होगी, अफोर्डेबिलिटी आ गई। बाय सप्लाइंग फूड फ्रॉम सरप्लस रीजन, पंजाब हरियाणा में जो सरप्लस एरिया थे वहाँ पे वीट वगैरह ज़्यादा थी करके, राइस ज़्यादा था, तो वहाँ पे डेफिसिट एरियाज है जो उसमें बिहार आ गया, उड़ीसा आ गया, तो उन एरियाज में सारा ग्रेन्स बेचे हैं कि एक्स्ट्रा रीजन एरिया से डेफिसिट एरियाज, क्योंकि लोगों की इट विल हेल्प द गवर्नमेंट इन फाइटिंग द हंगर एंड फेमाइन। प्राइसेस सेट विद द पुअर हाउस होल्ड इन माइंड, जितने भी प्राइस गवर्नमेंट ने प्राइस सेट किए हैं वो गरीबों को माइंड में रखेगा। प्रोवाइड इनकम सिक्योरिटी टू द फार्मर्स इन सर्टेन रीजन,
अब गवर्नमेंट ने पहले बोल दिया कि हम इस प्राइस पे आप लोगों का सामान लेंगे, तो फार्मर को पता कि हमारा इतना सामान, ये सारा सामान हमारा बिक जाना है, इस रेट पे बिकना है। फार्मर खुश होके और ज़्यादा उन्होंने ग्रेन्स को उगाया है। क्यों? ड्यू टू MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि इतने पैसे का सामान तो हमारा जाएगा ही जाएगा। फिर PDS का फायदा ही नहीं है, कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं करके। प्रॉब्लम्स क्या आ गई कि प्रॉब्लम ऑफ हंगर स्टिल एग्जिस्ट इन मैनी एरियाज। गोडाउन्स भरे पड़े हैं लेकिन फिर भी लोग भूख से मर रहे हैं। फूड स्टॉकिंग ग्रेन्स दे आर ऑफन अबव द स्पेसिफाइड लेवल्स। जितना फूड ग्रेन चाहिए उससे भी ज़्यादा गोडाउन्स ओवरफ्लो हो रहे हैं। डिटीरिएटिंग क्वालिटी ऑफ स्टोर, जो फूड ग्रेन से ओवरफ्लो हो जा रहे हैं, उनको पैसे पड़े हुए करके, तो इफ केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम तो सारे खराब हो जा रहे करके, तो लेकिन ऐसे पड़े हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहे। हायर स्टोरेज कॉस्ट, तो अगर वहाँ पे स्टोरेज में रखेंगे तो उसका किराया भी पड़ेगा, तो वो स्टोरेज कॉस्ट पड़ी जा रही करके इसके फूड बफर स्टॉक की, सारे फूड ग्रेन रखने से। इंक्रीज इन MSP हैज लेड टू द शिफ्ट ऑफ कोर्स ग्रेन्स और टू राइस एंड व्हीट प्रोडक्शन अमंग फार्मर्स। फार्मर्स को क्या हो गया, उनको पता कि बस व्हीट और राइस ही उसके ही ज़्यादा रेट मिलते करके, तो उन लोगों को शिफ्ट हो गए। और कोर्स ग्रेन्स क्या होते हैं कि मिलेट्स हो गई, जैसे रागी हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, है ना, तो वो फार्मर्स ने उगाने बंद कर दिए और जो व्हीट और राइस उगाई जा रहे हैं करके, तो उसमें बेनिफिट ज़्यादा है, गवर्नमेंट वही परचेज करती है। फिर कल्टीवेशन राइस है आल्सो लेड टू, अगर बहुत राइस लगाया है तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हुई है। कैसे? कि जो वाटर लेवल है वो नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि जो राइस है, राइस को पानी बहुत चाहिए होता है, इसलिए वाटर लेवल सारा नीचे चला गया राइस उगाने से। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है फेस्ड बाय द PDS। और इसमें कुछ और आ गया कि जो PDS डीलर्स हैं, जो दुकानदार होते हैं, जो राशन के डिपो पे, जो गवर्नमेंट की शॉप्स होती हैं, फेयर प्राइस शॉप्स, राशन डिपो होते हैं, तो उन पे जो काम करते हैं तो वो कुछ गलत काम करते हैं। माल प्रैक्टिसेस जो PDS डीलर्स करते हैं। नंबर 1, सामान लोगों को कम देते हैं, डाइवर्ट द ग्रेन्स इन ओपन मार्केट्स, दुकानों पे ज़्यादा बेच देते हैं, वहाँ महंगे रेट पे बिक जाता है। गरीबों को अगर शुगर 20 रुपये देनी है तो दुकानों में 30 रुपये बेच देते हैं, कोई दुकानदार ने 40 रुपये बेचनी है। अब पूर क्वालिटी ग्रेन्स सारे राशन शॉप पे देते हैं। इरेगुलर ओपनिंग ऑफ शॉप्स, दुकानें रेगुलर खोलते ही नहीं करके। तो लो इनकम फैमिलीज हैं, तो जस्ट अबव द पॉवर्टी लाइन, उनको तो बिल्कुल बेनिफिट होता ही नहीं करके, ठीक है। तो वो जो है, ये क्या लिखा है कि लो इनकम फैमिलीज अर्निंग जस्ट अबव पॉवर्टी लाइन हैव टू पे APL रेट्स। तो उनको जो थोड़े से गरीब हैं, और जो मतलब जो गरीब हैं, जो मतलब गरीबी लाइन से जो BPL से थोड़ा नीचे है लेकिन है वो गरीब ही है, तो उनको तो महंगे रेट पे ही ओपन मार्केट से सामान सारा परचेज करना पड़ता है। तो ये उनको लिए बहुत नुकसान है, ठीक है। तो दिस वाज द प्रॉब्लम्स और द डिफिकल्टीज और डीमेरिट्स ऑफ द PDS। अब एक न्यू वर्ड है कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स क्या होता है कि जब सारे जो लोग होते हैं, कुछ लोग मे बी फार्मर्स और कुछ भी, वो मिलके काम करते हैं ना, उसको हम कहते हैं कोऑपरेटिव्स। अब cooperatives, they are also playing very important role in the food security in India, especially कहाँ पे, in southern and the western parts of the country. Cooperatives, that is, they set up shops to sell their goods at low price to the poor people. For example, हम ये कहते हैं कि all the fair price shops running in Tamil Nadu around 94%, ठीक है, are being run by the कोऑपरेटिव्स। 94% जितने भी जो गवर्नमेंट की शॉप्स हैं वो सारी तमिलनाडु में इट इज रन बाय द कोऑपरेटिव्स। इन दिल्ली में मदर डेयरी आपने सुना होगा कि दूध आता है, ठीक है, और अब यहाँ तो दूध बिकता है, वहाँ पे मिल्क हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ये सारे लोगों को लेस रेट पे, कंट्रोल रेट पे मिलते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, मदर डेयरी के थ्रू। फिर गुजरात की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि मिल्क प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो गई है ड्यू टू अमूल। तो पेपर में ये आ सकता है कि ठीक अमूल कहाँ पे है, अमूल की फैक्ट्री कहाँ पे, वो गुजरात में है करके, आपने यही आ सकता है गुजरात में, ठीक है। और तो अमूल ने वाइट रेवोल्यूशन लेके आ गया। पेपर में आ गया व्हाट इज वाइट रेवोल्यूशन, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मिल्क वाइट होता है, तो मिल्क की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसको हम क्या कहते हैं वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन मीन्स ये हमारा दूध की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और फिर एक वर्ड आपके पेपर में आता है कि ADS की फुल फॉर्म क्या है, अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। दोबारा बोल रहा हूँ, अकेडमी ऑफ
डेवलपमेंट साइंस। तो ये कहाँ है? इन महाराष्ट्र में, ठीक है। ये है क्या? इन महाराष्ट्र ADS has helped a network of NGOs for setting up of grain banks in different parts of the country। तो ये सारे काम किए हैं जो कोऑपरेटिव्स ने। तो कोऑपरेटिव्स का पेपर में आ जाता है कि अमूल कहाँ पे है, ठीक है, या फिर ये मदर डेयरी कहाँ पे काम कर रही है। तो ये आप लोगों को लर्न करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।